नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पूर्ण विराम नहीं, विराम ही लगा दिया है। यानी ईवीएम और मतपेटियों यानी बैलेट बॉक्सेस और ईवीएम को लेकर के विवाद पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुप्रीम फैसला सुनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष विपक्ष इस बात को लेकर के निरंतर हावी होते रहे हैं कि कहीं न कहीं ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर हम बताते चले केसेस का, मद्रास हाईकोर्ट में 2001 का केस है, 2002 में केरल हाईकोर्ट में हुआ, 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ, 2014 में 2004 में कर्नाटक हाईकोर्ट में, 2004 में मुंबई हाईकोर्ट में हुआ, 2017 में उत्तराखंड कोर्ट में हुआ और 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चला है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि मतपत्रों से मतदान कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा ईवीएम भारत में चुनावी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। करीब 2 दशक से हर चुनाव में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। हर संसदीय और विधानसभा चुनावों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 45 साल के इतिहास में ईवीएम को शंकाओं सामना करना पड़ा है, आलोचनाओं और आरोपों का भी सामना करना पड़ा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ईवीएम बहुत अहम भूमिका निभाती है। ईवीएम में गड़बड़ी या इसके जरिए धांधलियों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने समय समय पर भी कई कोशिशें की हैं। वीवीपैट वाली ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 2013 में शुरू हुआ था। नागालैंड के नॉक्सेन विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के दौरान किया गया था। अब हर चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाता है। 1970 में मुख्य चुनाव आयुक्त एसएल शकदर ने ईवीएम से चुनाव कराने का विचार रखा था। 80-81 में ईसीआईएल और बीईएल ने ईवीएम बनाई और 1982 में पहली बार केरल के पारूप विधानसभा में उपचुनाव के दौरान 50 बूथों में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया था। मैं इतिहास सुना रहा हूँ ईवीएम का। 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। 1988 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत 1951 में संशोधन कर 15 मार्च 1999 में ईवीएम का इस्तेमाल का रास्ता खुला था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग की याचिका खारिज की थी। यानी सुप्रीम फैसला, ईवीएम पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया और वक्तन कांग्रेस हो या इंडिया ब्लॉक हो, वक्तन इस बात की डिमांड करता है कि पेटियों से चुनाव करवाए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया गया है कि कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया है कि अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना बंद करे कांग्रेस और तस्लीम करे, स्वीकार करे, जो हार हुई है उसको स्वीकार करे। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर राज्यसभा में भी ये कहा था कि एक तरफ महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, एक तरफ झारखंड के चुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र में भाजपा की विजय हुई, इंडिया ब्लॉक जो है वहां पर जीता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ईवीएम पर शक और संदेह नहीं किया जा सकता। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संदीप दुबे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। फरहान साहिब कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार गट्टू प्रवक्ता हैं एनसी के, और आदर्श गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, फरहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरहान साहब, कांग्रेस को हमेशा ये ऐतराज रहा है ईवीएम को लेकर के। कांग्रेस कहती है कि मतपेटियों से चुनाव होने चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दिल्ली की चुनावों की घोषणा की जानी थी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कर दिया था कि अब वापसी नहीं हो सकती, मतपेटियों पे नहीं जाया जा सकता। क्या कहेंगे फरहान साहब? देखिए, वर्ल्ड की कई ऐसी विकसित कंट्रियां हैं जी। हम तो विकासशील में आते हैं जी। कई ऐसी विकसित कंट्रियां हैं, तो जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, और बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उन कंट्रियों ने माना है कि ईवीएम में को धांधली की जा सकती, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो एक विकसित कंट्रियां हैं जहां पर बुलेट ट्रेन चल रही है और तमाम नए नए तकनीकों के आयात किए जा चुके हैं, जहां पर अभी हमारे यहाँ इस तरह की कोई तकनीक नहीं है, हम उससे बहुत पीछे हैं। दूसरी चीज, एलन मस्क को आप क्या मतलब इतना छोटा आदमी समझते हैं, या उसकी टिप्पणी को इतनी छोटी टिप्पणी समझते हैं कि उसने कह दिया कि ईवीएम
तो उसको चुनाव आयोग तो जी ब्रीफ कर रहे हैं कि नहीं ईवीएम नहीं है की जा सकती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ विनोद जी कि यही आदमी लड़ाई नहीं समझ पा रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस ये मांग कर रही है कि ईवीएम हटाओ। ये मांग कांग्रेस की नहीं है, ये मांग जनता की है। जनता कह रही है कि ईवीएम हटाओ और हमने वोट डाल के आए, हमारे वोट हमारे मोहल्ले से नहीं निकल रहे हैं, वोट कहाँ चले जा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मोहल्ला पड़ता है पत्रिका चौराहा के पास। वहां पर 28 दोस्त, सब लोगों ने, सुन लीजिएगा सर मेरी पूरी बात को, वहां पर सारे दोस्त 28 लोग, उन लोगों ने मतलब ये तय किया कि चलो सब लोग मिलकर एक साथ अब की बार वोट डालेंगे। वो जाकर के वोट डालकर आए, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने वोट डाला। पता चला कि 28 के 28 में से एक का भी वोट कांग्रेस के पक्ष में नहीं निकला या बीजेपी के सारे पक्ष में पड़ गए। कैसे पड़ गए? उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि अगर 27 लोगों ने मान लीजिए गद्दारी की होगी तो मैंने अपना वोट डाला, मेरा तो एक वोट निकलना चाहिए उस वोट से, मेरा वोट कहाँ चला गया? तो यही तो समझने की जरूरत है कि आज जो जनता की मांग पूरे देश भर में उठ रही है, जिन लोगों के रोड चौड़ीकरण में मकान गए, उन्होंने कहा कि मैं गंगा जल को हाथ पे रख के कसम खाता हूं। उन लोगों ने कहा मैं गंगा जल को हाथ पे रख के कसम खाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, और उन लोगों ने वोट नहीं दिया। वो अपने बच्चों की कसम खा चुके कि हम वोट नहीं देंगे, हमारा घर टूट गया है, रोड चौड़ीकरण में चला गया, पूरा इलाका चला गया, मगर उस एरिया से भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर जा रही। जो एरिया के लोग वोट देने को तैयार नहीं, अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं, गंगा जल हाथ पर रख के कसम खा रहे हैं। अब आप बताइए कि ईवीएम क्या वोट पैदा कर रही है, या ईवीएम वोट पैदा करने की मशीन बन चुकी है? और हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि यही बात थी कि ये हो चुका है, वैसे हो चुका है, ऐसे हो चुका है। आखिरकार हम लोगों ने अंग्रेजों को हटाने का काम किया था ना, तो वक्त का अंग्रेज जो है इस टाइम ईवीएम हो गया है, इसको भी जनता हटाने का काम करेगी। चलिए खान साहब, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब हम हिमाचल में जीत जाते हैं, कर्नाटका में या फिर झारखंड में जीत जाते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर में एक प्रेस्टीजियस चुनाव था, अगर ये ईवीएम हैक कर सकते होते तो जम्मू कश्मीर इनके लिए बड़ा प्रेस्टीजियस था। वहां 42 सीटें एक पार्टी ले जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल जायज है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम आपको बता दें, हम दिल्ली जीत जाए, हम सेंट्रल में सरकार बना लें, हम स्टेट में तमाम राज्यों में सरकार बना लें, मगर हम आपसे ये वादा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले ईवीएम को हटाएंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये मांग हमारी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये मांग आवाम की है, और आवाम की मांग से बड़ी मांग कोई नहीं होती है। जो आवाम ने मांग की है उस मांग को पूरा करना हमारा उत्तरदायी होना चाहिए, सरकार का जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि हम जनमानस के लिए ही तो काम करते हैं, जनमानस के लिए ही तो कानून बनाते हैं, जनमानस के लिए तो मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई थोड़ी नहीं लड़ी जाती है। अगर व्यक्ति विशेष की लड़ाई होती तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ बात क्या है कि जनता की लड़ाई, जनता की मांग है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। और जहां जहां, ये भी बता दूं सर, ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, चेयरमैनी के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, जितने भी चुनाव होते हैं उन सब में जमानत क्यों जब्त हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की? वहां भारतीय जनता पार्टी 8वें 6वें नंबर पर क्यों पहुंच जाती है? क्यों? क्योंकि वहां पर वोट जो पड़ता है वो बैलेट पेपर से पड़ता है, और जब बैलेट पेपर से पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में, छोड़ दीजिए उस मंडल में नादारत। जी आदर्श जी, आपसे जानना चाहूंगा, चलिए इस वक्त हमारे साथ दीपक जहान भी जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता। आदर्श जी, क्या ये क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है? मैं आदर्श जी से जानना चाहता हूँ, संपादक हैं, एडिटर इन चीफ पीपल चार जी। विनोद जी, ये जब भी चुनाव होते हैं ये विषय सामने आ जाता है जी। और कल जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी डिटेल्स में इसके बारे में बताया, उन्होंने कहा हैक नहीं हो सकती, इससे गिनती में फर्क नहीं पड़ सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीजें, दो चीजें सामने, एक तो जैसे कांग्रेस प्रवक्ता बहुत बता रहे हैं कि उन्होंने कस्बे खाई, हाथ में पानी रख के बोला फिर वोट कहाँ चले गए, ये चले गए, वो चले गए। दूसरी तरफ आपने भी बात उठा दी कि अगर हिमाचल में जब जीत जाती है तो फिर ईवीएम पे दोष क्यों नहीं आता। ये सब चीजें, अगर ईवीएम पे ही दोष करना है, अगर ईवीएम ही
की एक बहुत बड़ी गलती है, तो फिर 400 से पार ही होती भारतीय जनता पार्टी, 400 से नीचे नहीं आती, जैसा वो नारा दे रही थी। तो ईवीएम कहीं ना कहीं से अटकलें तो लगाई जा रही है, लेकिन हम ये नहीं, जिस तरह से कल एक एक बात, एक एक चीज के ऊपर इलेक्शन कमीशन डिटेल में बताया है, किसी चीज पर भी उन्होंने को रोक नहीं रखी। वहाँ की गिनती के बारे में, लेट वाली जो गिनती होती है उसके बारे में, हर चीज के बारे में डिटेल बताई है। अब ईवीएम के ऊपर कोर्ट ने भी आज ऐसा आपने बता दिया, कोर्ट ने भी बार बार कहा इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। तो फिर ये विकसित देश की जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहाँ वोट कितने होते हैं, वहाँ एक पॉपुलेशन कितनी है, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़ी आप उसके बाद वीवीपैट आप मिलन करते हैं। 2019 में 4.5 करोड़ जो है स्लिप को मैच किया था, उनसे एक का भी फर्क नहीं आया। तो ये सब चीजें जब सामने आती है, दोनों की बातें सामने आती हैं, तो बार बार ये की बात को हर इलेक्शन के ऊपर ये कहा जाता है, और जब ये इलेक्शन जीत जाती है अपोजिशन तब वो खामोश हो जाते हैं, तब नहीं बात करते हैं। जहां वो हार जाते हैं वहां ईवीएम का ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। ये तो बरुकुल्ला इनके जो गठबंधन में है उन्होंने भी इस बात को कहा है। तो बार बार इस बात को करना, मुझे नहीं लग रहा कि जब कोर्ट एक चीज का डिसीजन देता है, इलेक्शन कमीशन उसके बारे में डिटेल में बात कर रहा है, हर चीज उसके बारे में बताई जाती है, तो फिर वहां क्यों ये फर्क आ रहा है, ये थोड़ा ये कांग्रेस वाले ज्यादा जानते हैं क्या रीजन है क्या नहीं है, क्यों नहीं ईवीएम पे इनको यकीन आ रहा, क्यों ये चाहते हैं। अब वीवीपैट जब सामने रखा हुआ है, जब उसका मिलान होता है वो सही होता है। 2015 में भी किया था, 2019 में 4.5 करोड़ जो है वोट है स्लिप पैड की, जिस पे उनका मिलान किया था, 4.5 करोड़ में से एक का भी फर्क नहीं आया। तो ये सब चीजें जब आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि ईवीएम पे एनसी प्रवक्ता है और उनसे जानना चाहेंगे। आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है इफ्रा जी, और बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आपको, यानी कांग्रेस को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईवीएम को क्रिटिसाइज करने के बजाय आप ये कबूल करें, तस्लीम करें कि आप हारे हैं, हार का कारण ढूंढें। जी इफ्रा जी। देखिए, जहां तक बीजेपी की बात आती है, पहली बात मैं बीजेपी की करना चाहती हूँ, आपके सवाल पे भी जरूर आऊंगी। जहां तक बीजेपी की बात आती है, बहुत तरीकों से बीजेपी जो है इलेक्शन को मैनिपुलेट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे महाराष्ट्र में लार्ज स्केल वोटर डिलीशन हो, बहुत सारे हजारों लोगों का नाम तो सुबह सुबह वोटर लिस्ट पे ही हट गया था महाराष्ट्र में, और ये वो लोग थे जिनका बीजेपी को खदशा था कि ये लोग जो है बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। चाहे फॉल्टी डिलिमिटेशन हो, हमने जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से देखा, इस तरह से कार्य किया गया डिलिमिटेशन को कि बीजेपी को सपोर्ट मिले, फॉल्टी डिलिमिटेशन हो। तीसरी बात, जहां पे सेंट्रल एजेंसी चाहे सीबीआई हो, ईडी का खास तौर पे जो हम देखते हैं कि एक ही ऑपोजिशन की पार्टी पे बार बार रेड़े मारना, उनको तंग करना। हमने तो शायद पहली बार देखा है हमारे देश में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के भर के जेल में भर दिया गया है। ये एक हिस्टोरिकल न्यू है, क्योंकि वो ऑपोजिशन के हो, शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को उनसे डर लग रहा था। चाहे कहीं ना कहीं मीडिया में एक एक्सेसिव कंट्रोल हो, जो जर्नलिस्ट उनके खिलाफ बात करे उन्हें जेल में बंद करना हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। या जहां तक फॉरेन डोनेशन की बात हो, जो फॉरेन डोनेशन उनको आता है तो आए और किसी को डोनेशन ना आए। अगर आपने देखा हो कि फॉरेन डोनेशन सबसे ज्यादा जो है वो बीजेपी को गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली डेटा निकाला था। तो बहुत तरीकों से जो है बीजेपी इलेक्शन को मैनिपुलेट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ईवीएम की जो गड़ी है, जो ऑपोजिशन कहती है कि ईवीएम एक गड़ी है, इसमें उमर साहब ने कहा कि ईवीएम एक सबसे वीकेस्ट आर्ग्यूमेंट है इस पूरे आर्ग्यूमेंट में कि बीजेपी इलेक्शन मैनिपुलेट करती है। बाकी जो बीजेपी कर रही है उस पर बात करने की जरूरत है। एक इनर अगर आप जम्मू और कश्मीर में भी देखेंगे, ऑपोजिशन को भी कहीं ना कहीं, हम खुद ऑपोजिशन में हैं, हमने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, लेकिन इसलिए जीता कि अगर हम कभी हारे तो बैठ के एक सोल सर्चिंग करनी है कि हम भी क्यों हार रहे हैं। अगर बीजेपी भी मैनिपुलेट कर रही है, हमें भी नए फेसेस आगे करने की जरूरत है, नई स्ट्रैटेजी करने की जरूरत है। ये दो तरीके का जो है, ये दो तरीके से ये कश्ती आगे बढ़ेगी। लेकिन बार बार सिर्फ ईवीएम करना, कहीं ना कहीं ये बीजेपी को की जो ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी है इलेक्शन को कंट्रोल करने की, कहीं ना कहीं इससे बीजेपी मजबूत होती है, ना कि कमजोर। चलिए संजीव दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव दुबे जी,
फरहान साहब का कहना है कि ये ईवीएम को हटाने की डिमांड कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक की नहीं है, ये तो जनता की डिमांड है। हम दिल्ली की सत्ता में विराजित हुए तो सबसे पहले ईवीएम को हटाएंगे। दूसरा उन्होंने अहम बात कही है कि आप अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव जो ईवीएम से नहीं होते, मतपेटियों से होते, आप 7वें और 8वें नंबर पे क्यों रहते हो? भाजपा 7वें और 8वें नंबर पे, ये फरहान साहब का कहना है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता है। हम मुस्कुरा रहे हैं। बहन ने कहा, संजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या कारण है? अब आवाज सुन पा रहे हैं आप? अब आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, यस यस यस, अब आ रही है जी। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल। विनोद सर, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे हमारी इफ्राजा बहन बोल रही थी ईवीएम को लेके या शक को लेके, कांग्रेस के लोग भी शक करते हैं। देखिए, देश में क्या है कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में चेक एंड मैच, हर सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कहीं हम सत्ता में हैं, दूसरी पार्टियां विपक्ष में है, कहीं वो सत्ता में है, हम लोग विपक्ष में हैं। हमारे यहाँ देश में परसेप्शन की पॉलिटिक्स होती है। परसेप्शन की पॉलिटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि वो अपने आप को जीता हुआ ही बताए, और वो गलती से हार गया, वो हारने की कवायद नहीं थी। मुझे इफ्रा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमें अपने अंदर भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिल रही है, वो ये मैंडेट कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है, और क्यों पूरा देश आज मोदी जी का दीवाना है और विश्व में भारत का डंका बज रहा है। तो ये सारे जो विषय है, जब विषय पे आप संवाद करेंगे और दिल से पूछेंगे तो जानेंगे राजे मोहब्बत, ये भावनाओं का खेल है, दिखाई नहीं देता। हमने देश के हर लोगों का दिल जीता है। जब दिल जीतते हो, मतपत्र में वो वोट आता है, जब गिनती होती है आप जीत के आते हो। हिमाचल कांग्रेस जीती, हम हारे, स्वीकार किया। अभी जम्मू में जो चुनाव हुए, हम हारे, हमने स्वीकार किया। अभी हरियाणा के अंदर देखिए, हम जीते, विपक्ष ने स्वीकार किया। लेकिन ठीक है, स्वीकार करने के बाद भी विपक्ष के मन में ये रहता है। कई बार ऐसा भी हुआ इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों को जो ऑर्डर मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो लोगों को, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको न्याय नहीं मिला। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ज्यादातर, वो ये सोचती हैं कि वही जीतती हैं, वही जीत सकती हैं, और जो स्वयं जीतने की भावना है, वो भावना जब हार जाती है, जनता उनको नकार देती है, तो भी वो स्वीकारने को तैयार नहीं होते, और इसलिए वो दोष देते। दूसरी बात, विनोद जी, बड़ा देश है हमारा। अब हम लगभग 90 करोड़ से ऊपर के मतदाता हमारे पास हैं। आज जरूरत ये है कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन को सशक्त करना है, हम सबको और बेहतर बनाना है, पारदर्शी बनाना है, और इसमें हम सबको योगदान देना भी होगा, दलों को भी देना होगा। फरहान साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा कि विश्व में डंका बज रहा है भारत का। आप तो युद्धवीर को आकर के अपने बच्चों को बाहर निकाल लेते, बांग्लादेश की हालत भी देखिए। दुबई से वापिस लौटूंगा। फरहान साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ विनोद भाई, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहा था कि जिस तरीके से बैठकर टीवी पर देश के प्रधानमंत्री जी की महिमा मंडन कर रहे थे। अभी आपने एक बात ये भी कही कि देश में पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है देश का। ये लोग कहाँ ये बात कहते हैं? अगर ये कहें तो कोई दिक्कत की बात ही ना रही। ये तो कहते मोदी जी का डंका बज रहा, देश को पीछे कर दिया, देश को सेकेंडरी कर दिया, मोदी जी को फर्स्ट कर दिया, और बताया ना कि मोदी जी सबके लोकप्रिय नेता बता दिए। मोदी जी को क्या नाम है, लोगों को इतना लोकप्रिय बता दिया कि उस सबके दिल में रहते हैं। मणिपुर की बेटियों के दिल में भी मोदी जी होंगे, और मोदी जी को भी जाना चाहिए था मणिपुर का दिल नहीं जीत पाए जी, मणिपुर का दिल नहीं जीत पाए। दलितों की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनका दिल नहीं जीत पाए मोदी जी, ठीक है। और जो लोग, जो आदिवासी, जो किसान आज धरने पर बैठे हुए अपने हक के जो नौजवान रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, उनके दिल को नहीं जीत पाए। फरहान साहब फरहान साहब दुबे साहब एक बात बोलना चाहते हैं। दुबे साहब सिर्फ एक बात बोलना चाहते हैं। जी दुबे जी बोलिए, एक बात। विनोद सर, ये बताइए, ये देश की जो समस्या है, सारे विश्व के पटल पे जो भारत की समस्या अनेक राज्यों में है, वो अचानक से अभी मोदी जी आए हैं तभी उत्पन्न हुआ है कि आजादी के बाद से लगभग
सभी राज्यों में ये स्थिति थी, वो स्थिति में सुधार नहीं हुआ क्या? फरहान भाई हाथ रख के बताएं। दूसरा, आप प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होता है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको अपमान करने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री अगर मैंने फ्रांस जवाब देंगे, अब आप जवाब सुन लीजिए। दुबे जी जवाब सुन लीजिए दुबे जी प्लीज। जी फरहान साहब, ये देखिए विनोद भाई, आप ये बताइए, आप केंद्र में फरहान सर, अब मैं अगर आपको बोलूं कि बताइए सिखों के सर के ऊपर क्या क्या डाल के कहाँ जलाया गया पूरे देश में, कांग्रेस बताए कहाँ की कांग्रेस, कहाँ उस समय राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे क्या कर रहे थे, राहुल जी जान सकते हैं। दूसरी चर्चा करके हम क्या करना चाहते हैं कि हम मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अभी ईवीएम पे चर्चा हो रही है, ईवीएम पे बात करिए। आप आज का जब नकाब होता है तो आप संदीप जी सुन लीजिए, फरहान साहब को सुन लीजिए, फरहान साहब की दिल की बात सुन लीजिए। आपकी तरीके से महिमा मंडन कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री को, मैं अब आप मेरी बात सुनिए ना, सच बात जनता को न पता चलने पाए और आपका झूठ केवल जनता में तैरता रहे, आपके लोग ये चाहते हैं ना, मगर ये हम लोग होने नहीं देंगे हर तरीके से। अच्छा दूसरी बात सुनिए, चलिए बहुत बुरा लग रहा है, पता है, मैं पता है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप। अब सुनिए दूसरी बात, संदीप जी, फरहान साहब आप बोलिए। संदीप जी संगठन चुप कराए, कैसे बोल पाएंगे? 3 लोग अगर बोलेंगे किसकी आवाज आप पहचान पाएंगे, किसकी आवाज सुन पाएंगे आप? संदीप जी आपसे गुजारिश है, यही फरहान साहब, तथ्यों के आधार पर जी, तर्क संगत तरीके से, तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ, मैं तर्क संगत तरीके से करता हूँ बात। मैं एक अभी जितनी बातें मैंने की सबका मेरे पास प्रमाण है। अब दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, इनके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, अब सुन लीजिए विनोद भाई, को कहिए चुप रहे, हम जान रहे हैं कि सच बात सुन करके बहुत उत्तेजित हो जा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है इनकी। संदीप भाई मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, अब एक अच्छा आदमी है, क्या करेंगे? अब आप गलत लोगों के बीच में फंस गए हैं जाकर। अब सुनिए मेरी बात को, देखिए अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई संदीप दुबे जी महिमा मंडन कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी की कि वो पूरे देश के लोकप्रिय नेता है। अरे भाई, वो जिस बनारस की सीट से लड़े हैं ना, उस सीट से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, माननीय अजय राय जी ने, उनको 8 राउंड हराने का काम किया है। इतने बड़े लोकप्रिय नेता है वो, अरे सर इतने बड़े लोकप्रिय नेता है। और सुन लीजिए, उस अजय राय जी के खिलाफ पूरी भाजपा के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट, पूरे एमएलए, एमपी सब लगा दिए गए थे, क्योंकि 7वें चरण का मतदान था। उसके बाद भी उस शेर दिल इंसान ने आप प्रधानमंत्री को 8 राउंड डिबेट से डिरेल हो रहे हैं। मैं सर्टिफिकेट के प्रधानमंत्री गुप्ता और हमारा नेता, क्षमा कीजिए, आदर्श जी, प्रधानमंत्री बनारस सर्टिफिकेट के सांसद है, हमारा नेता जगदीश सांसद है, माननीय जय राय जी ने। आपके नेता को बताइए, अच्छा झूठ बात है ये आपके लोकप्रिय नेता को। फरहान साहब आदर्श जी को सुन लीजिए, ईवीएम पर चर्चा चल रही है, आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जी आदर्श जी, ये बहुत बात ईवीएम पे हो रही है, प्रधानमंत्री पे आ गई है, प्रधानमंत्री से आगे देश पे आ जाएगी, देश से निकल के और कहीं चले जाएगी। बात ईवीएम की, ईवीएम के बारे में बात चल रही है कि ईवीएम तो है, इसमें जो जिसपे ऑब्जेक्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी, अधिकतर कांग्रेस पार्टी क्या है कि अपोजिशन कह रही है, देश का अर्वता कह रहा है, कह रहा है, वो दूसरी बात है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो इसको अपोज कर रही है ईवीएम को लेके, ईवीएम में जितनी भी इन्होंने इल्जाम लगाए हैं ईवीएम के बारे में, मैं एक एक चीज आपको गिन के दिखा सकता हूँ। कल ईसी ने जो क्लियर किया है, इलेक्शन कमीशन ने हर चीज क्लियर की है। अब बात यह है कि ईवीएम कहाँ क्या चाहते हैं कि ईवीएम बंद कर दे, क्या एक बार सिर्फ पीछे वापस चले जाए? एक तरफ तो कहता है कि मैं आगे बढ़ना चाहिए, देश को तरक्की करनी चाहिए। 5-5, 10-10 दिन लगते थे, यहाँ पे वोट की गिनती नहीं पूरी होती थी। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, वहां से भीम सिंह जीत रहे थे, 10 दिन के बाद वहां से वोट वापस आए गुरुग्राम से, आपको याद होगा, तब जाके अयूब खान के हक में वोट वहां के पूरे पड़ गए। तो वो कहा था हमने, वो भी वक्त देखा हुआ है जब चुनाव में पेटियां होती, मत पेटी के ऊपर निशान लगाए जाते थे, निशान जब पेटी भर दी जाती थी। आदर्श जी, कांग्रेस का कहना है कि ये इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस की डिमांड नहीं, ये जनता चाहती है, इसको कैसे आप
मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस कह रही है ना, ये कांग्रेस कह रही है, जनता की डिमांड कांग्रेस मतलब कह रही है ना, लेकिन जनता से किसने पूछा? पूरी जनता तो वोटिंग कर रही है। नेगेटिव वोट कितने पड़े हैं वहाँ पे, मुझे ये बताइए। वहाँ पे नोटा के वोट कितने पड़ते हैं ये बताइए। अगर आपको पसंद नहीं तो नोटा में ज्यादा पड़ने चाहिए, नोटा में कितने पड़ रहे हैं? ईवीएम जो है उसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है उसमें हैकिंग नहीं हो पा रही, उसमें आप जहाँ तक ये गड़बड़ी कर रहे हैं, वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, उसके बड़े क्लियर कट उन्होंने बताया कि फॉर्म 6 हमने निकाला होता है, जब तक वो वेबसाइट पे डाला जाता है, जहाँ तक किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं आता तब तक उसका वोट नहीं काटा जाता। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है विनोद जी, जब ये सब चीजें होती है, प्रक्रिया होती है, उस वक्त पार्टी जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो उस वक्त जब फाइनल हो चुका होता है तब जाके के ध्यान चल जाते हैं कि इनमें ये कमी रह गई है। समय रहते हुए तो ये ना आपको दिखाई देगी ना प्राण साहब आपके पास लौटता हूँ, इसराज के पास भी लौटता हूँ, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। फिर हमें आईवीएफ के बारे में पता चला और उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह आईवीएफ ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। 1 साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएं। इंदिरा आईवीएफ, निसंतानता और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्मयोगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। चलिए ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं सीधा पहले इफ्राज जी के पास जाना चाहूंगा। एनसीपी प्रवक्ता है इफ्राज जी, आप मत पेटियों की ईवीएम की बात करें, फिर उस पर कहें कि धांधलियां हो सकती हैं या मैनेज किया जा सकता है, आपको शोभा नहीं देता है। आप पर संगीन आरोप है, आप पर नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, कि 1987 में आपने रिगिंग की थी, तब आतंकवाद का जन्म हुआ था। जी इफ्राज जी। पहली बात तो अगर आप देखेंगे कि मकबूल भट्ट साहब जो थे उन्हें फांसी, उससे उनकी अरेस्ट और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो उससे पहले ही शुरू हो गई थी। तो ये कहना कि आतंकवाद का जन्म 1987 में हुआ, ये वो लोग कहेंगे जिन्हें जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री का कोई आइडिया ही नहीं है। दूसरी बात, जहां तक एक इलेक्शन की अगर आप कहते हैं कि उसमें एक इलेक्शन में रिगिंग हुई, उसके बाद तो इतने सारे इलेक्शन हुए जिसमें कोई रिगिंग का ऐसा जो है कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई। वो आतंकवाद बंद क्यों नहीं हुआ, ये दूसरी बात है। तो आतंकवाद के बहुत सारे रीजन हैं। इसको बार बार ये कहना कि सिर्फ ये इलेक्शन रिगिंग था, उसकी वजह से आतंकवाद हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं क्या आतंकवाद के पीछे एक सेंटिमेंट है, क्या उसके पीछे एक कंट्री है, क्या उसके पीछे प्रॉपर चैनलिंग है, वो सब जो है आप कहीं ना कहीं खारिज कर देते हैं, जो मुझे लगता है हिस्टोरिकली जो है एक बहुत स्टूपिड थिंग टू डू है। जहां तक बात आती है हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की, इन्होंने कहा कि ये एक भावनाओं का खेल है।
अगर भावनाओं का खेल होता जनाब तो आपको इलेक्शन से पहले, लोकसभा के इलेक्शन से पहले एक दिन पहले आईटी एक्ट के तहत कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट्स जो हैं फ्रीज ना करने पड़ते। भावनाओं से आप इलेक्शन जीत जाते, कांग्रेस के अकाउंट आपको फ्रीज ना करने पड़ते। अगर भावनाओं का खेल होता जनाब तो आपको अडानी और अंबानी के साथ जो आपकी तमाशा कर रहे हैं, जो अडानी का सारा घोटाला आज बाहर निकला है, तो ये लाखों करोड़ों का घोटाला न करना पड़ता, जिस लाखों करोड़ों के घोटाले में हम जैसे लोगों का, जो लोग जनता देख रही है, उनका पैसा शेयर मार्केट में चला गया। अगर ये भावनाओं का खेल होता जनाब तो आपको हजारों करोड़ फॉरेन डोनेशन के तहत अपनी जेब में फॉरेन डोनेशन के तहत न लेना पड़ता, भावनाएं आपको ले लेती। लेकिन हमने देखा कि अगर भावनाओं का खेल होता तो आप लोगों को ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं उनके घरों पे मुझे लगता है हजारों ईडी रेडें डालनी नहीं पड़ती। आपको एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद नहीं करना पड़ता, आपको डिलिमिटेशन इस तरह नहीं करनी पड़ती कि कहीं ना कहीं आप जीत जाते। भावनाएं जो है वो तमाशा है, इसके पीछे जो है एक प्रॉपर वोटर मैनिपुलेशन, एक टेक्निक, एक स्ट्रैटेजी है जो हम दिखाएंगे। लेकिन हाँ, जहाँ ईवीएम की बात आती है वो एक चीज है, वो एक आखिरी कड़ी है। और एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि हमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है, सब सामने है। मुझे ये बताइए, जब अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि सारा डेटा जो है, जो इलेक्शन का डेटा है, वो जनता के सामने होना चाहिए। भाजपा जानते हैं क्या करती है, आप जो कहते हैं भावनाओं से हम जीतते हैं, ये चुपचाप करके छोटा सा अमेंडमेंट लाते हैं जहां ये कहते हैं कि हम सारा डेटा दिखाएंगे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है उसको ये इस डेटा से निकाल देते हैं। मुझे ये बताइए, अगर ये भावनाओं का खेल है तो सीसीटीवी फुटेज आप जनता को क्यों नहीं दिखाते, जब ईवीएम जो है कहीं पे रुक जाते हैं या उनको कहीं पे रखा जाता है। ये भावनाएं जो है जनाब, ये आप किस तरह से बनाते हैं, इन्हें किस तरह से पेश करते हैं और किस तरह से वोटर मैनिपुलेशन करते हैं, ये हम जनता को जरूर बताएं। जी, मुझे लगता है कि संदीप दुबे जी को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वोटर्स को मैनिपुलेट करते हैं, बड़े संगीन आरोप लगाए हैं आप पर। विनोद सर, देखिए अच्छे तरीके से वो पक्ष रख रही है, तो मेरा साधुवाद है कि अच्छा करे राजनीति में। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग किसी की बुराई करेंगे हिट एंड रन, हमारी बुराई आप कर लीजिए। और बहन को पता होना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमारे भारत के अंदर उसे चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है और स्वतंत्र रूप से वो कार्य करती है। उसमें किसी राजनीतिक दल का कोई प्रभाव होता है नहीं होता है, ये हर आदमी अलग अलग तरीके से सोचता है। जैसे जी सोच रही है कि भाई भाजपा ही इलेक्शन करा लेती है, भाजपा ही इलेक्शन कमीशन है, सब कुछ भाजपा ही है, इसलिए जो भाजपा चाहती है वैसा होता है। ऐसा अगर देश होता तो अब तक ये देश में राजनीतिक दलों का इतना वर्चस्व बना रहता कि कोई किसी से डरता ही नहीं, हिटलरशाही हो जाती। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाता है, जो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाता है, जो चुन के आए हुए सांसद हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, देश में सरकार चुनते हैं, स्टेट में सरकार चुनते हैं। अभी रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं दो ही बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी कोशिश रही है कि हम इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें, कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जिससे हमारी बहन कह रही कि विपक्ष के लोगों को हम परेशान कर लेते हैं। अरे जब स्वतंत्र रूप से ईडी सीबीआई काम करेगी तो जो चोर उचक्के होंगे उनको परेशान होना ही पड़ेगा। जब स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका निर्णय लेने में सक्षम होगी तो जो गलत लोग हैं उनको जेल जाना ही होगा, क्योंकि जेल तो कोई नेता किसी को नहीं भेजता, प्रधानमंत्री किसी को जेल नहीं भेजता, मुख्यमंत्री के पास अधिकार नहीं है जेल भेजने का। तो विपक्षी पार्टियों के मन में ये भाव है कि प्रधानमंत्री जी जेल भेजते हैं, मुख्यमंत्री जी जेल भेजते हैं, डीएम जेल भेजता है, हो सकता है विनोद जी जेल भेजते हैं। सारी एजेंसीज को आप रन कर रहे हैं, ऐसे आरोप करते हैं सरकार, ये आरोप। विनोद सर, ये तो लोकतंत्र में जब आपको ये अधिकार दिया है, चुना है, सरकार में आप अगर विनोद जी मुख्यमंत्री होंगे तो देश की सारी एजेंसियां आपके अधीन ही होंगी, तो उनको काम करने के लिए जब स्वतंत्रता देंगे तभी तो चोर उचक्कों को पकड़ेगी। आप उनको कुछ करने ही नहीं दोगे तो क्या पकड़ेगी, फिर तो तोता हो जाएगी बंद पिंजरे की। दूसरी बात, अभी हम जो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, हमें याद है विनोद सर, हम बचपन में बिहार के रहने वाले हैं, वहां पे कांग्रेस के राज में जब चुनाव होते थे
तो हमारे यहाँ गुंडे मवाली AK-56 और AK-47 लेके आते थे और सारे के सारे बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे और शाम को जो 800 पोलिंग होती थी वो 755 पोलिंग होती थी, 655 पोलिंग होती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसे लोकसभा का चुनाव होता था, विधानसभा का चुनाव होता था, ऐसे गुंडे राज थे। आज ये 80, 84, 90 के दशक में आज क्या हो रहा है? क्या ये आज इलेक्शन कमीशन बता दे, आप पूछिए कहीं एक भी बूथ पे कोई आके उसको छाप ले, उसको स्टाम्पिंग कर ले, गन पॉइंट पे लोगों को वोट न डालने दे। आज बहुत बड़े लेवल पे सुधार हुआ है। हर मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है और इसलिए ये विपक्ष और ये जो दूसरी पार्टियां हैं इसलिए परेशान है, घबराई। आपके तर्कों से संतुष्ट नहीं है, आपके आर्गुमेंट से संतुष्ट नहीं है जी जी। फिर मैं आदर्शी के बाद जाता हूं। कैसे होंगे? देखिए, पहली बात, जहाँ तक EDI जिन एजेंसीज की मैंने बात की, चाहे IT इंफॉर्मेशन टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे ED हो, ये सभी जो हैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट करते हैं और एग्जीक्यूटिव में डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। जी, कल आप भी देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो ये सारी एजेंसी आप ही को रिपोर्ट करेंगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। मैंने आपने, मैं चाहती हूँ आप भी मुझे नहीं टोकेंगे। संदीप जी बड़े जी। पहली बात तो जी, जहाँ तक मैं मानती हूँ उनकी आर्गुमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ी बहुत कुछ हद तक इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इसको दे दी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दी है, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन में जो हमें इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर है, उनको प्राइमरीली सेंट्रल गवर्नमेंट ही पिक करती है। उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पिक करने में सेंट्रल गवर्नमेंट का 75% रोल होता है। उसको साइड पे रख देते हैं। वो डायरेक्टली रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को नहीं करते, लेकिन जिन एजेंसीज का मैंने नाम लिया, चाहे ED हो, CBI हो, वो डायरेक्टली, ये सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं डायरेक्टली एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और जो भी सरकार सत्ता में होती है उसी सरकार के अंडर काम करते हैं, उसी सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। अब अगर उसके बावजूद भी रूबी जी कहते हैं कि नहीं ये इंडिपेंडेंट है, इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे ये बताइए क्या बीजेपी मैं बता दूं क्या बीजेपी के हजारों नेताओं में से सभी नेता दूध के दूल्हे हैं? मुझे ये बताइए कि ये कैसे हो जाता है कि जो नेता, एक इंसान नेता होता है, एक चोर और चक्का होता है, ईडी कहती है तू बहुत बड़ा चोर है, इंडिपेंडेंट ईडी, यही इंसान उसके भाजपा ज्वाइन कर लेता है। अचानक से ये इंडिपेंडेंट ईडी कहती है कि नहीं अब जो है, अब हम इंडिपेंडेंट है, इसने कभी कुछ किया ही नहीं। ये जो वॉशिंग मशीन बनी हुई है बीजेपी, आप समझिए, जो वॉशिंग मशीन बनी हुई है, क्या आप पे ईडी का केस है? आप क्या करें? अब आप उठा के आप पे कोई केस है, क्या करें? बीजेपी ज्वाइन कर ले, बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो कभी ईडी पकड़ेगी नहीं, कभी कोई एजेंसी पकड़ेगी नहीं। ये जो है, इस तरह से हमारे देश में ऑपोजिशन को और स्वतंत्रता को, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि देखिए चाइना में क्या होता है, चाइना में ऑन पेपर, जिस तरह दुबे जी बात कर रहे हैं, पेपर पे तो चाइना एक डेमोक्रेसी है, पेपर पे तो चाइना में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन होता यह है कि किसी ऑपोजिशन पार्टी को पनपने ही नहीं दिया जाता। यानी इफ्रा जी आप कह रहे हैं यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इफ्रा जी का ये कहना है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। आप चाइना के साथ जुड़ रहे हैं, चाइना की डेमोक्रेसी के साथ जुड़ रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि कहीं न कहीं स्लोली ऑपोजिशन को खत्म करके बीजेपी हमको वहीं ले जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता करके। मैंने नहीं कहा हम वहाँ पहुँच जाएंगे, अभी डेमोक्रेसी है, इसको बचाने की जरूरत है। और इसीलिए मैं जम्मू और कश्मीर और जो भी लोग देख रहे हैं उनसे अपील करती हूँ कि भाजपा को हराना ही डेमोक्रेसी को, हम क्यों कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए, संविधान को बचाइए, हमारी डेमोक्रेसी को बचाइए, क्योंकि इन्होंने तो ये कह दिया था कि अगर इस बार फुल मेजोरिटी में आते, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश के संविधान में अमेंडमेंट करने की बातें कर रहे थे, तो कहते थे कि हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करेंगे। संदीप जी आपके पास पहले एक मिनट अदर्श जी से सुन लेते हैं। अदर्श जी आप हमें ये बताइए, क्या वाकई में एजेंसीज का सरकार मिसयूज कर रही है? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इंडिया ब्लॉक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी एजेंसीज का इस्तेमाल जो है, दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। संदीप जी आपके पास जोड़ता हूँ, पहले आदर्श जी। विनोद जी, ये तो दोनों प्रवक्ता ने बता दिया है, तो ये सही बात है। जो इंडिपेंडेंट तो कहने पे होती ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यही बात कही है कि जिसकी सरकार होती है तो उन्होंने चलाना होता है। जब वो सरकार चलाती है, उस जस्टिस को चलाती है, उसके ऊपर सरकार बैठी होती है, तो कुदरती बात है, बहुत सी बातें सरकार के हक में जाती हैं।
तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट, बहुत से इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो उंगलियां उठनी शुरू हो गई है ना, पहले कभी नहीं उठ रही थी, अब उंगली उठना शुरू हो गई है। इंडिपेंडेंट होने के बावजूद ईडी पे उंगली उठना शुरू हो गई है। क्यों उसी वक्त याद आती है, चुनाव होते हैं उसी वक्त क्यों याद आती है, जो उसके पहले क्यों नहीं याद आती? ये सब चीजें अब सामने जब आ रही है तो इस चीज के ऊपर लोगों की निगाहें लगी हुई है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जिस तरह से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी उस तरह से इंडिपेंडेंट है नहीं है। आज भी सरकार का उसके ऊपर हाथ है, उसके ऊपर जो ताकत सरकार की चलती है, चाहे कुछ भी हम कह लें, हम कहने के लिए जैसा इंडिपेंडेंट है, लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सरकार के हिसाब से चलती है, जो सरकार होगी उसे अपने हिसाब से चलाती रही है और आगे भी मुझे लगता है कि ये ऐसे ही चलाती रहेंगी, जिसमें कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। बाकी रहा कि ईवी की बात, ईवीएम की हम बात करते हैं, बार बार उसी पे आते हैं, ईवीएम की बात कर रही है। तो ईवीएम को अब हमने आगे फर्दर देखना कि इसके ऊपर और कितना अच्छी तरीके से इसको ला सकते हैं। ये चीज इलेक्ट्रॉनिक चीज है जी, इसके ऊपर और कितना कुछ हो सकता है, क्योंकि बार बार हम एक ही बार को कहेंगे अब फिर कागज पे आ जाए, फिर पुराने जमाने में चले जाए, फिर हम 10-10 दिन इंतजार करेंगे कब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, कब वहां से हमारे वोट यहाँ पहुंचेंगे। 6-6 दिन रास्ते में पड़े रहते हैं, कुछ होता रहता है। एक अगर 99.9% तो ये मानते हैं बिल्कुल सही चला है ईवीएम में कोई प्रॉब्लम। अगर कुछ 10 लाख बूथ या 11 लाख बूथ में किसी एक में ईवीएम मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके वोट भी नहीं गिनती करते हैं, वो उसको एक तरफ रख देते हैं। तभी तक गिनती की जाती है जब उस वोटिंग जो उन्हीं वोटिंग के कारण जीत या हार का फैसला होना हो, अदरवाइज उसकी भी गिनती नहीं की जाती है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम ये एक ही बात कह दें कि ईवीएम बिल्कुल खराब है, ईवीएम के सहारे ही हम जीत रहे हैं, हम ईवीएम की वजह से हार रहे हैं, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, इस बात के लिए। कांग्रेस तो जिसकी लाठी उसकी बैल। जी कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक लगातार, संदीप जी आप ध्यान से सुनिएगा, संदीप जी आप ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक लगातार ये आरोप लगाती है कि 20 लाख ईवीएम आपकी गायब है। आप बीईएल के 4 निदेशक भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और सोर्स कोड को आप सार्वजनिक नहीं करते। विनोद सर देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हम जो भी विषय है एक एक करके मैं जवाब दे देता हूँ। इंदिरा जी ने कहा अभी भी हम सब में कंफ्यूजन है कि जो एजेंसियां होती हैं वो प्रधानमंत्री जी को के प्रति लायबल होती है, जिम्मेदार होती हैं। जितनी भी एजेंसियां एक थाने से शुरुआत करते हैं। एक एसएचओ जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ जुडिक्शन होता है वो उस कोर्ट के जज के लिए लायबल है। जैसे ही एफआईआर लॉज होता है वो जज साहब जो है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करती है, जज साहब को रिपोर्ट देता है, कोर्ट में वो चार्जशीट फाइल करता है, वो एजेंसियां वहाँ काम करती हैं। अब ऐसे ही ईडी और सीबीआई भी कोर्ट के प्रति लायबल है। सीबीआई की कोर्ट है, ईडी की अलग अलग कोर्ट है और वो वहाँ पे लायबल है। ये नया फैशन आया है जब से कांग्रेस सत्ता से हटी है। उसको ये लगता है कि देश को जैसे अपने हाथों में पकड़ के चलाती थी वैसे ही लगता है कि अब ये शरबत जो है गलत हाथों में है, गलत किया है, फंस रहे हो तो प्रधानमंत्री को दोष दो, हम गलत भी करें तो कम से कम जनता में परसेप्शन बने कि देखो प्रधानमंत्री जी हमें फंसा रहे। अरे ये राजनीति गए, ये दौर गए। चोर हो पकड़े जाओगे, अंदर जाओगे, कोर्ट कचहरी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। अब यहाँ जज डर नहीं रहे हैं, न्यायालय में न्याय हो रहा है और आम आदमी के दृष्टिकोण से इस समय न्याय का राज है देश के अंदर। और यहाँ कोई प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि चोरी इंफ्रा जी करें और इनको हम फंसा दे रहे हैं कि ये विपक्ष की नेता है। अरे भैया चोरी करो, किसी की भी नेता हो, भाजपा की नेता हो, कांग्रेस की हो, कोई भी नेता हो, नेता बनने का सर्टिफिकेट नहीं है कि आप चोरी करोगे। ईडी वाला जुडिक्शन बनेगा तो ईडी उठा के ले जाएगी, इनकम टैक्स में चोरी करोगे इनकम टैक्स वाला ले जाएगा, सीबीआई करोगे सीबीआई वाला ले जाएगा। संदीप जी एक मिनट के लिए रोकूंगा। इंफ्रा जी ने ये भी कहा था कि जितने भी करप्ट लोग हैं भाजपा की वॉशिंग मशीन यानी भाजपा में शामिल हो जाते हैं। वो भी बता रहे हैं विनोद सर, आप भाजपा में आ जाओ, भाजपा में आ जाओ या क्रम से आपकी पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर गलत हो, एफआईआर कोर्ट में है तो कोर्ट ही छोड़ेगी या कोर्ट ही सजा देगी। उसमें ये सरकार बैठ के मोदी जी छोड़ नहीं रहे हैं, मोदी जी किसी को सजा नहीं दे रहे हैं। तो कहीं भी जाओ, आने जाने वाला स्वतंत्र है। राजनीतिक दल क्या है, आज सर आप इस चैनल में काम कर रहे हैं, कल आज तक में चले जाइए, परसों
किसी और चैनल में चले जाइए, कौन किसको रोका है वैचारिक तौर पे इस भारत में किसी के विचारकों की वो कहाँ जाके काम करे। मैं बात थोड़ा खत्म करने के तरफ अग्रसर होता हूँ। देखिए, हम राजनेता लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, दिक्कत यही है, संविधान की भी जानकारी नहीं है। राजनीतिक दल जैसे अपने नेता को पढ़ा देते हैं, हम अपने नेताओं के चापलूसी में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। न संविधान का ज्ञान है, न कानून का ज्ञान है, कौन की एजेंसियां किसके प्रति जवाब देंगे इसका भी ज्ञान नहीं है। लेकिन राजनीति करनी है, जनता को झूठ बोल के उनको उल्लू बना के वोट कैसे लेना, इसी पे काम करना कि जनता को अच्छा लगे। जो लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते, आप बुराई करिए, जनता आपको नेता बना देगी। जो लोग पसंद नहीं करते, तो इस तरह की राजनीति से देश को पीछा छुड़ाने का अवसर अब आ गया है। अब देश सीधे सीधे दो मुहा बात नहीं करता, वो एक तरफ खड़ा है और देश नव निर्माण की तरफ खड़ा है, युवा नव निर्माण के लिए काम कर रहा है। राजनीतिक दल इसलिए दूसरी दुखी है, जो अपने अंदर अपना मूल्यांकन नहीं करना चाहती। उनके पास कोई राष्ट्र को लेके कोई एक ऐसा विजन नहीं है कि जिससे देश के लोगों को लगे कि हाँ, ये राजनीतिक दल हमको दिशा दे सकती है। इसलिए वो शिकार हो रहे हैं और उसके वजह से आज जो दिक्कत देश में आ रही है वो यही आ रही है कि विपक्ष के पास न नीति है, न नियत है, न कोई नेता विपक्ष बना पा रहा है, जिसकी वजह से जो भी देश के अंदर समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, जादू की झप्पी से पूरी की पूरी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन जिन जिन समस्याओं को लेके विपक्ष को सड़कों पे आना चाहिए, उन समस्याओं को लेके विपक्ष एसी के कमरों में बैठ के सिर्फ टेलीविजन पे आके बड़ी बड़ी बातें करता है। आम जनता गोलमंद ही नहीं हुई। अब आम जनता की जो भी समस्याएं हैं, सरकार पूरा कर देती है। जब सरकार पूरा कर देती है तो बार बार सरकार चुन के आ रही है। अदर्श जी बताते हैं कि किस तरीके से आपने अजीत पवार पर करप्शन के आरोप लगाए थे और आप बाद में उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिए थे, उनके गुट को अपनी पार्टी में। सर आप बताओ, लोहा लोहे को काटेगा? आप बता रहे हैं ना, दोनों को कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में डालो और वो साफ हो गए। वो कह रहे हैं कि जो केसेस है वो खत्म नहीं होते। आप दोनों बात सही है, दोनों बात सही है। ये वॉशिंग मशीन में डल जाते हैं और साफ हो जाते हैं, केसेस खत्म नहीं होते, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। जब तक उनके साथ जुड़े रहेंगे, उनका प्रतिक्रिया जो ठंडे बस्ते में स्लोली निकलेगा ही नहीं बाहर। नहीं सर, वो मीडिया वाले उस केस को दिखाते नहीं है, उनकी लाइबिलिटी तो कोर्ट में है, कोर्ट में हमेशा डेट लगती है। कोर्ट में खत्म नहीं हो गए, केस खत्म नहीं हो गए, सर कोर्ट में तो डेट लगती है ना, चार्जशीट के बाद एविडेंस होगा, एविडेंस के बाद सजा होगी, ये लंबा प्रोसेस है कोर्ट का। डिप्टी सीएम बने रहेंगे, उससे कोई इल्जाम नहीं लगेगा। डिप्टी सीएम लगा के पूरे महाराष्ट्र में हुकूमत करेंगे, कोई बात सामने नहीं आएगी। कल को फिर ऐसा वक्त आएगा वो ठंडे बस्ते से बाहर निकलेंगे। हमने कब कहा कि ये केसेस खत्म हो जाते हैं? भाजपा की वॉशिंग मशीन उन्हें उस समय तक जब तक उन्हें जरूरत है वो बिल्कुल साफ सुथरी कर देती है, उसको धो के बाहर निकाल देती है। क्यों संदीप जी? विनोद सर देखिए, आदर्श जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम दृष्टिकोण ही तो बदलते हैं राजनीति में लोगों का। उनके दृष्टिकोण में जो लग रहा है वो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से न्यायपालिका में जो है कार्य करने की जो तरीका है वो कार्य होता है। तो वो प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर्स में क्या है कि पहले FIR लॉन्च होती है, फिर चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, फिर एविडेंस होता है, फिर आर्गूमेंट होगा, तो ये लंबा प्रोसेस। इस बीच में कौन फंसा कौन निकला, ये सरकार का काम नहीं कि सरकार किसी को फंसा रही है या सरकार किसी को निकाल रही है। ये हमारी मानसिकता ऐसा लगता है कि ये सरकार चल रही है, ये भाजपा कर रही है, ये कांग्रेस कर रही है। अरे कर तो वो एजेंसी रही है। अब आपका न्यूज चैनल चल रहा है तो विनोद जी क्या सवाल पूछेंगे वो विनोद जी डिसाइड कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो डिसाइड कर रहा है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा। तो उसमें सरकार हम ऐसा मानसिकता है कि विधायक जो बन जाता है वो पूरा एरिया चला रहा है, प्रधानमंत्री अगर कोई बन गया वो पूरा देश चला रहा है। देश तो एजेंसियां चला रही हैं। हाँ, सब लोग मिलजुल के देश का जो संविधान है उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, संविधान सम्मत काम करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, थोड़ा सा बड़ी बातें लगेंगी कि हम सबको बुराई, मैं अभी आपकी खूब ढेर सारी बुराई कर दूं तो क्या इससे मेरा रचनात्मक दृष्टिकोण से मैं बहुत सफल व्यक्ति बन जाऊंगा? हम सबको तो अच्छे काम खुद से करने होंगे। अगर भारत का निर्माण करना है तो कोई कहीं भी हो, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश समाज के लिए जितना बेहतर सोचना है
सोचना चाहिए, करना चाहिए। अगर मैं इंदिरा बहन की खूब आज बुराई कर दूंगा तो ऐसा है कि देश अच्छा हो जाएगा या देश बुरा हो जाएगा? नहीं, अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे, बेहतर नागरिक बन जाएंगे तो भारत ठीक दिशा में जा रहा है और अच्छा होगा, सशक्त होगा। प्रधानमंत्री जी की कोशिश है, अगर आप लोग उनकी बुराई ही करते रह जाओगे तो आप में तो वो सुधार होगा नहीं। तो ये जो जंग है धर्म और अधर्म की, ये हमेशा होती रहेगी। धर्म का रथ अभी मजबूत है, पहिया मजबूत है और धर्म ही जीता है, धर्म ही जीवित रहता है और धर्म की ही सत्ता पे आसीन है। इसमें जो लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं उनका भी हाथ जोड़ के निवेदन है, सब लोग धर्म के साथ। वापिस जोड़ता हूँ आपके पास। पहले अदर जी से जानना चाहता हूँ, अदर जी ये इत्तेफाक है कि भाजपा चाहे ईडी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, इनमें भाजपा के लोग कम गिफ्ट में आते हैं, विपक्ष के लोग ज्यादा हैं। भाजपा के ना के बराबर है। देखिए ये विनोद जी, मैंने पहले भी कहा है कि ये भाजपा नहीं है, कांग्रेस के वक्त भी इनको पिंजरे का तोता कहा जाता था, तो ये बात नहीं है, ये सब चीजें तो बच रही है। तो भाजपा के जो मैंने जिस तरह से कहा कि अपने पवार का एक सेकेंड आदर्श सर से वो भी सवाल पूछ लीजिएगा। ये जितने अधिकारी अपॉइंटमेंट हुए हैं आज की डेट में, जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस के समय के अधिकारी हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी 10-15 साल आई और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के समय के अपॉइंट लोग हैं जितने सीनियर पोजीशन पे? ये थोड़ा ध्यान में रखिए कि ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं। कभी कभी कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो सरकार को बदनाम करने में लग जाते हैं, तो ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? बताइए। फाइनल जी अदर जी, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, इनका तो आरोप लगाना है, एक दूसरे पे आरोप लगाना ही है ना। लेकिन ये फैक्ट ये है, जब मैंने FIR की बात कर रहे हैं, मैंने कहा अजीत पवार का आप सीधा आप दिया, एक दिन चुनाव से 2 दिन पहले तो उसके विरोध आप किस तरह से बोल रहे थे, खड़े होकर बात कर रहे थे उनके सामने। जैसे कल का दिन वो अजीत पवार जेल में देखेंगे, बाहर तो देखेंगे नहीं, लेकिन दूसरे दिन वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। ये चीजें हैं, यही एक कारण है जिसके कारण जनता का विश्वास जो है सरकार के ऊपर तभी हटता है, जस्टिस के ऊपर तभी हटता है, तभी उनको कहते हैं तोता है, ये पिंजरे का तोता है, तभी इनको कहा जाता है ये सरकार के हाथों में खेल रहा है। जब ऐसी बातें सामने आती है, जब ऐसी बात अगर कल एक्शन लिया होता उस वक्त अजीत पवार के ऊपर सख्त एक्शन लिया था, जिस तरह से बोला गया था प्रधानमंत्री जी ने, तो उसके बाद उंगली को नहीं उठा सकता था। आज क्यों मौका मिला? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता हमारी बहन बैठी है, क्यों उंगली उठा रही है? क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा होने से ही तो सब चीजें सामने आई है। बाकी अपॉइंटमेंट्स है तो सारी उम्र की तो अपॉइंटमेंट कांग्रेस की तो रहेगी नहीं, वक्त के साथ साथ जब वो तो चेंज होती है, जिसकी रिटायरमेंट होगी नया आएगा, नया की जो प्रक्रिया वो आपने देख ही रही है किस तरह से हो रही है, सारी की सारी जो चीजें सामने आ रही है, ये चीजें तो चलती रहेगी ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, चलिए आदर्श जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आदर्श जी बहुत बहुत शुक्रिया, इसरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।